गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर की ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़ लेक्चरर जीपीसी झुंझुनू आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EL 304 की यूनिट फर्स्ट माइक्रोवेव के बारे में बात कर रहे थे। पिछले कक्षा में हमने माइक्रोवेव के बारे में पढ़ा कि माइक्रोवेव होता क्या है, किस रेंज में होता है और इसे माइक्रोवेव क्यों कहा जाता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। उसके पश्चात हमने देखा कि माइक्रोवेव के बैंड कौन कौन से थे, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इसको आपको ज़रूर याद रखना है। एग्ज़ाम में हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। L, S, C, X, K, U, K एंड K अबव। उसके उपरांत हमने बात की थी CCIR के बैंड डेजिग्नेशंस के बारे में कि किस प्रकार से हमारा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है पूरा, उसे अलग अलग प्रकार के रेंजेस में फ्रिक्वेंसीज के बैंड के अंदर विभक्त किया गया है, उनके क्या नाम होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और लास्ट में हमने देखे थे कुछ प्रीफिक्सेस मैट्रिक्स के कि जब भी हमारे 10⁻⁴ में कोई नंबर लिखा जाता है तो उसे हम किस प्रकार से डोनेट करते हैं, चाहे वो डिनोटेड करें आप 10⁻⁻ के अंदर या 10⁻+ के अंदर। तो ये नोटिफिकेशंस आपको याद रखने हैं जो कि हर बार आपके लाइफ में हमेशा काम आएंगे, तो आपको पता होने चाहिए। आज हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम माइक्रोवेव की हिस्ट्री के बारे में कि किस प्रकार से माइक्रोवेव के बारे में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और कहाँ किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई। तो सबसे पहले जो माइक्रोवेव के बारे में बात स्टार्ट की गई थी वह की गई थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा 1831 टू 1879। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने कि जो भी प्रीवियस रिजल्ट्स थे, एक्सपेरिमेंट थे या कुछ थ्योरेटिकल जो पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर चलती आ रही थी, उन सबको कंक्लूड करके इन्होंने 4 इक्वेशंस दी थी, जिन इक्वेशंस को हम मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। फर्दर जब हम वेवगाइड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ ये इक्वेशंस हमारे काम आएंगी कि जेम्स मैक्सवेल ने जितने भी थ्योरेटिकल रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंट्स और जो रिजल्ट्स थे उन सबको कंक्लूड करके 4 इक्वेशंस दी, जैसे कि नाम मैंने बताया मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस को उन्होंने क्लेरिफाई किया कि हाँ वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो होती हैं, ऐसी वेव जिसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों होते हैं। उससे पहले हम बात करते थे या तो इलेक्ट्रिक वेव्स के बारे में या मैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंबाइंड के बाद जो बात आई वो यहाँ से प्रारंभ हुई थी। इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जिसके के नाम पर आपका फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं के नाम पर डिनोट किया गया है। हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1875 टू 1937 एक्सपेरिमेंट्स किए, जो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस थी, प्रेडिक्शंस थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स से इसने कंफर्म किया कि हाँ वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये जो इक्वेशंस दी गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो है हमारे मार्कोनी जो है, गुग्लियमो मार्कोनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसमिटेड की इन्फॉर्मेशंस जो है माइक्रोवेव रेंजेस के ऊपर एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर जो हायर फ्रिक्वेंसीज थी गीगाहर्ट्ज पे, उन पे पहली बार जो ट्रांसमिशन जो किया गया था वो मार्कोनी के द्वारा एक्सपेरिमेंटल तौर पे किया गया था। और इसी चीज़ को बाद में कॉमर्शियल बेसिस पे जो काम में लिया गया वो 1930s में लिया गया जॉर्ज सी साउथवर्थ के द्वारा। इन्होंने सेम जो मार्कोनी के जो प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट थे माइक्रोवेव पे डेटा ट्रांसमिशन के, उनको उन्होंने कंडक्ट किया कॉमर्शियली। और इसी चीज़ को फिर फर्दर जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इस फील्ड के अंदर वो वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। जो भी हमारा कम्युनिकेशन में जितना भी एडवांसमेंट हुआ है वो उस टाइम से बहुत रैपिड गया था। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स को मिलिट्री एप्लीकेशंस के अंदर और रडार का जो निर्माण आविष्कार जो किया गया था वो 1945 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर जो है किया गया था। माइक्रोवेव्स की एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है रडार, वो जो था हमारा 1945 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, और उसको और फर्दर मिलिट्री एप्लीकेशंस के अंदर एक्सप्लॉइट किया गया। नॉर्मल एप्लीकेशंस में जो एक समस्या थी, पहले जो हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता था जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चलता था, वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होता था। डिवाइसेस जितनी भी काम करती थी वो सभी हमारी वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर काम किया करती थी।
तो उनमें जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लोअर फ्रिक्वेंसी चल रही थी, पर जैसे ही हम हाई फ्रिक्वेंसीज की तरफ बढ़े तो कुछ समस्याएं हमारी उत्पन्न हुई, जिसमें दो मुख्य समस्याएं हमारी आती है। पहली समस्या जो हमारी थी वो थी आईईसी, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। ये आप शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कई बार स्मॉल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आईईसी की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें पता होना चाहिए इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस होना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड कैथोड। उनके मध्य हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या समस्या उत्पन्न हो रही थी कि एक इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस उत्पन्न हो रहा था, बीच में वैक्यूम रहता है ट्यूब के अंदर, तो ये एक प्रॉब्लम हाई फ्रीक्वेंसीज पे जनरेट हो रही थी, जो कि लिमिट कर रहा था एक हमारी एप्लीकेशंस को हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी जो समस्या थी वो थी लॉन्गर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम की प्रॉब्लम थी। इस चक्कर में हम जो वैक्यूम ट्यूब्स को थे वो हायर फ्रीक्वेंसीज पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व आउट काफ़ी कुछ हद तक किया गया था 1920 के अंदर बाय एच बार्कहाउसन के द्वारा, और इन्होंने एक ऑक्सीलेटर डिज़ाइन किया जिसको कि हम BKO बोलते हैं, बार्कहाउसन कर्ट्ज ऑक्सीलेटर बोलते हैं। इसमें इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट हमारा किया था, जो ये हमारा ट्रांजिट टाइम की जो प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने यहाँ पे रिमूव कर दिया था और एक ऑक्सीलेटर बनाया था फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेशंस के लिए। फिर उसके बाद में 1921 में AW हल ने जो है सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई थी माइक्रोवेव रेंज की, इसको कि हम बोलते हैं मैग्नेट्रॉन। और उसी मैग्नेट्रॉन में फर्दर फिर और डेवलपमेंट करके इम्प्रूवमेंट करके रैंडॉल और बूट्स ने 1939 के अंदर मैग्नेट्रॉन को आगे फर्दर डिज़ाइन किया था। उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर उसमें डेवलपमेंट्स के बारे में, तो वहाँ पे क्या आता है कि आपका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के बाद में सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ, और जैसे ही सेमीकंडक्टर के द्वारा हमारी हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए हाई वोल्टेज हाई करंट डिवाइसेस का डिज़ाइनिंग प्रारंभ हो पाई, तो बहुत ही रैपिड चेंजेस हमारे माइक्रोवेव के अंदर डेवलपमेंट में उत्पन्न हुआ। कॉम्पैक्ट हो गई सारी डिवाइसेस, और फिर फर्दर हम आपने जो भी एप्लीकेशंस हैं लॉन्ग डिस्टेंस की हमारा, चाहे से वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, हमारा सेलुलर फोन का सिस्टम हो, वॉरफेयर का सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का, आर्मी में हो एप्लीकेशंस, हमारी मार्केट प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए गए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हुई, उन सब में बहुत ही रैपिड तरीके से एडवांसमेंट उसके बाद में आगे होता गया। इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे एक आता है वह आता है प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस बैंड्स। ये एप्लीकेशंस हमारी इनको अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग अलग बैंड्स के बारे में वेरियस जो हमारी क्लासिफिकेशन है उनको पूछा जाता है, उनकी क्या एप्लीकेशन आ गई, क्या उनकी प्रॉपर्टी प्रोपगेशन की उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, उनको हमें अवश्य देखना होगा। तो ये बैंड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं के संदर्भ में हम उनकी प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है ELF, जो हमारा एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी बैंड था 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज का। इसकी जो वेवलेंथ हमारी आती है वो आती है 10 to 1 मेगामीटर, 10⁶ मीटर की रेंज में ये वेवलेंथ होती है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एंटीना की रिक्वायरमेंट है इस केस के अंदर। इस केस में हमारी जो प्रॉब्लम थी ये थी, हमारा जो इसकी प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी कि पेनिट्रेशन इनटू अर्थ एंड सी, वेरी लो सरफेस वेव, वेरी लो, बहुत ही लो है ये, और पेनिट्रेशन कर सकती है ये अपनी अर्थ में और सी के अंदर। तो इसी कारण से इसकी जो एप्लीकेशन बनाई गई वो बनाई गई कम्युनिकेशन विद सबमरीन्स। जो सबमरीन्स एप्लीकेशन है उसके अंदर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। सबमरीन्स में हमारा क्या हो गया, जैसे क्योंकि हमें पता है जैसे आप चाहे से डॉल्फिन्स को ले लें, बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी सोनार रेंज में वो काम करती हैं, तो उस तरीके से ही एप्लीकेशंस के अंदर हमारा ये लोअर फ्रिक्वेंसीज 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज के बैंड को काम में लिया जाता है। उसके बाद हमारा आता है VLF बैंड 3 to 30 किलोहर्ट्ज की रेंज का। इसकी वेवलेंथ हमारी हो गई 100 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज की लेंथ हो गई इसमें, और सरफेस वेव्स होती हैं अप टू 1000 किलोमीटर। स्काई वेव इन द नाइट एक्सटेंड्स रेंज, और लो एटेन्यूएशन बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, वेरी रिलायबल। इनकी रिलायबिलिटी जो है वो डे और नाइट दोनों में इक्वलेंट रहती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, और इसलिए इनको लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में काम में लिया जाता है। तीसरा हमारा जो आता है वह आता है लो फ्रिक्वेंसीज 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज की रेंज, जिसकी की वेवलेंथ हमारी होती है 10 to 1 किलोमीटर, और इनकी जो हमारी प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वह होती है सरफेस वेव एंड स्काई वेव एट नाइट।
सरफेस वेव एंड स्काई वेव एट नाइट रहती हैं, ये प्रॉपर्टी की तरह काम करेंगी। और सरफेस वेव एटेन्यूएशन ग्रेटर देन वीएचएफ, कि इनका सरफेस वेव का जो एटेन्यूएशन है वो वीएचएफ की तुलना में अधिक होता है। इसलिए इनका जो एप्लीकेशन आती है वह आती है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मरीन एप्लीकेशंस के अंदर, और टाइम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट में इसको काम में लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जिसमें एटेन्यूएशन इनका कम है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन फ्रीक्वेंसी स्पैन को काम में लिया जा सकता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम फ्रीक्वेंसी, 300 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज़, 3000 किलोहर्ट्ज़ मतलब 3 मेगाहर्ट्ज़। और इसकी जो हमारी वेवलेंथ होती है वो 1000 मीटर से लेकर 100 मीटर होती है, और ये बिहेव करती हैं एज ए ग्राउंड वेव्स ड्यूरिंग डे एंड इन एडिशन स्काई वेव एट नाइट। डे टाइम में तो ये ग्राउंड वेव की तरह कार्य करेंगी, और नाइट के अंदर ये स्काई वेव की तरह काम करेंगे। ये वेव प्रॉपर्टीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक में जो 303 सब्जेक्ट है इसमें पढ़ चुके हैं, क्या ग्राउंड वेव होती है, क्या स्काई वेव होती है हमारी, इनके बारे में डिस्कस हो चुका है हमारा। और फर्दर हम जब 303 की बात करेंगे वीडियोज़ में तो उसमें उसको और डिस्कस कर लेंगे। सो दिन में तो ये ग्राउंड वेव की तरह काम कर रही हैं, और नाइट में ये एज ए स्काई वेव की तरह बिहेव कर रही हैं। और एटेन्यूएशन इज़ हाई इन डे नाइट, डे टाइम एट लो एट नाइट टाइम। की एटेन्यूएशन जो इसमें है वो दिन में अधिक है और रात्रि के समय पे इसका कम रहता है। और इसकी भी एप्लीकेशन जो हमारी आती है वो मरीन कम्युनिकेशन में, हमारे जो सी पे एक समुद्री जहाज से दूसरे से हम कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पे हम जब कोई ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो उसमें इनको काम में लिया जा सकता है। सी के अंदर इसको हम यूज़ में लेते हैं अर्थ की तुलना में। देन हमारा बैंड आता है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ये हमारा रेंज होती है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज, और ये हमारा आता है 100 मीटर से लेकर 10 मीटर की वेवलेंथ के अंदर। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वह होती है रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयोनोस्फीयर एंड वेरीज एज पर टाइम ऑफ डे, कि ये आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस वेव आती हैं, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं कि किस अकॉर्डिंग ये वेरिएशन ये अपना आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो टाइम टू टाइम वेरी करता है दिन के अंदर, क्योंकि दिन में डेंसिटी जो है आयोनोस्फीयर की है वो वेरी करती है पर डे भी, और सीजनल भी इसमें वेरिएशंस आते हैं। सो सीजन फ्रीक्वेंसी क्वालिटी जनरली पुअर, कि हो सकता है समर में बेटर हो, विंटर में बेकार हो, तो ये कुछ लिमिटेशंस इसकी आ सकती हैं। इसलिए इसको हम काम में लेते हैं मॉडरेट एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स के इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि आयोनोस्फीयर से ये रिपीट होकर वापस आ रही है, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए किस प्रकार से आयोनोस्फीयर का रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी टाइम टू टाइम चेंज होती है वो स्टडीड है, उसका ध्यान रहता है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में दिन के इस समय पर रिफ्लेक्शन इस पर्टिकुलर एंगल पे होगा। उसके बाद हमारा आता है VHF बैंड, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़ का, और इसकी जो वेवलेंथ हमारी होती है वह 10 to 1 मीटर के बीच की होती है, और ये स्पेस वेव करता है हमारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में, इसको काम में लिया जा सकता है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हमारी आ गई, टेलीविज़न में आ गई, FM सर्विस में आ गई, एविएशन जो हमारा आ गया उसमें आ गई, और पुलिस में आ गई, इनमें इसकी एप्लीकेशंस आती है। नेक्स्ट हमारा आता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज का आता है, जिसकी की वेवलेंथ हमारी सेंटीमीटर में आ गई, 100 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। और ये सिमिलर होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज एज VHF एंड अफेक्टेड बाय टॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक हिल्स, स्काई स्केपर्स, कि इसमें अब वो फेडिंग इफेक्ट हो या उसका डिफ्रेक्शन का इफेक्ट आ जाता है टॉल ऑब्जेक्ट्स के कारण से, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन लाइक रेडार वगैरह में इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद हमारी आती हैं SHF बैंड, जो कि 3 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ का आता है, और इसकी जो वेवलेंथ हमारी होती है वो 10 to 1 सेंटीमीटर होती है, और इसकी प्रोपोगेशन प्रॉपर्टीज भी हमारी सेम VHF और UHF के समान होती हैं। और इसमें भी हमारा एटेन्यूएशन जो रहता है वो सफ़र एटमॉस्फेयर एटेन्यूएशन यूज अबाउ 10 गीगाहर्ट्ज़ की, 10 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर जैसे आप जाओगे तो एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा एटेन्यूएशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। रेडार, माइक्रोवेव एंड स्पेस कम्युनिकेशन में इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को हम काम में लेकर चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है EHF, जो हमारा एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज थी 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज, वहाँ जो वेवलेंथ हमारी होती है वो 10 से 1 मिलीमीटर के रेंज में होती है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हमारी SHF के समान होती है। और यहाँ भी हम जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो रेडार, माइक्रोवेव और स्पेस कम्युनिकेशन में इनको काम में लेकर चलते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई
तो हमने इस क्लास में बेसिकली डिस्कस कर लिया इसकी हिस्ट्री के बारे में, और जो हमारे वेरियस बैंड्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या उसकी प्रोपगेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस प्रकार के एप्लीकेशंस में हम हमारे फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम था CCIR उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। इसके ऊपर भी आपके स्पेशली क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड की प्रॉपर्टी पूछ सकता है आपसे, वेवलेंथ पूछ सकता है और उसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है आपसे कि कोई एप्लीकेशन दे दी कि बताइए पॉइंट टू पॉइंट मरीन कम्युनिकेशन में हम कौन सी रेंज काम में लेके चलते हैं, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि भाई VLF और LF काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार टेलीविज़न में हम कौन सी रेंज लेके काम में लेके चलते हैं, तो VHF फ्रीक्वेंसी बैंड हम काम में लेके चलते हैं। और इसी प्रकार से हम रेडार एप्लीकेशंस में कौन सा काम में ले सकते हैं, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि UHF SHF EHF जो है हमारा रेडार एप्लीकेशंस में काम में आता है।